शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में दोनों गठबंधनों के बीच लगभग सीटों का बंटवारा हो चुका है और आधे से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा भी हो चुकी है और अब सभी पार्टियां अलग अलग क्षेत्रों पर फोकस करने लगी है। वो क्षेत्र जहां पर उनकी ज्यादा संभावनाएं हैं, जहां पर उनका प्रभाव है। वैसे तो पूरे महाराष्ट्र में चुनाव है, लेकिन ये राज्य अलग अलग खंडों में बटा हुआ है। उन खंडों की अपनी समस्याएं हैं, अपने मुद्दे हैं, अपनी पसंद नापसंद है और उनके अपने अलग समीकरण हैं, जहां पर अलग अलग पार्टियां प्रभाव रखती हैं। जैसे मराठवाड़ा है, विदर्भ है, पश्चिमी महाराष्ट्र है, दक्षिणी महाराष्ट्र है। और आज हम ऐसे ही एक खंड कोंकण की बात करने जा रहे हैं, जिसकी महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि इस क्षेत्र में 75 विधानसभा की सीटें आती हैं और 12 लोकसभा की सीटें आती हैं। अब 288 में से 75 सीटें सिर्फ इसी क्षेत्र से आती है, तो ये चुनाव के लिहाज से बेहद अहम हो जाता है। समुद्री पट्टी सा दिखने वाला ये इलाका, इसमें 5 जिले आते हैं: मुंबई, ठाणे, कल्याण, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग। ये सभी जिले कोंकण में आते हैं। समुद्र की पट्टी सा लगता है ये इलाका और सिंधुदुर्ग का जो क्षेत्र है वो गोवा से भी जुड़ता है। अब कोंकण क्या, ये पूरा जो क्षेत्र है, इस बार यहाँ पर चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि ये जो चुनाव है, ये जो इलाका है, ये 2 दलों के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन गया है, यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे और जो मुख्य शिवसेना है यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना। इन दोनों के बीच इस समय कोंकण ही है जो तय करेगा कि इनका भविष्य क्या होने वाला है। इसीलिए ये दोनों पार्टियां यहाँ पर पूरी तरह से जुटी हुई हैं, अपनी पूरी ताकत झोंकती है। और इतना ही नहीं, यहाँ से आने वाली सीटें इनके गठबंधन का भविष्य भी कुछ हद तक तय करेंगी, क्योंकि जो यहाँ से जितनी ज्यादा सीटें ले पाएगा वो गठबंधन के लिए उतनी ज्यादा उसको मजबूत स्थिति में खड़ा कर पाएगा, उतनी सीटें बटोर पाएगा। तो ऐसे में ये जो इलाका है ये राजनीतिक रूप से बेहद अहम हो जाता है और यहाँ पर शिवसेना तो है ही, लेकिन यहाँ पर बीजेपी भी है। बीजेपी भी यहाँ पर पांव पसार रही है और पिछले कुछ समय में बीजेपी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस एनसीपी के लिए ये इलाका उतना, वहां पर इनकी भूमिका वहां पर इतनी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए सारा दारोमदार उद्धव ठाकरे पर टिका हुआ है। लेकिन पिछले आंकड़े और यहाँ के मौजूदा हालात जो बताते हैं वो थोड़ा उद्धव ठाकरे के लिए चिंता की बात पैदा करते हैं और एकनाथ शिंदे को थोड़ी राहत देते हैं, लेकिन मुकाबला फिर भी कड़ा है। यहाँ के आंकड़े और यहाँ की स्थितियां क्या कहती हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन कोंकण का अब थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए कि यहाँ पर शिवसेना कैसे आई, शिवसेना का ये गढ़ कैसे बना और फिर यहाँ पर शिवसेना कैसे हाल के वक्त में कमजोर हो गई। बात है 80 के दशक की। उससे पहले कोंकण जो है, यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, समाजवादियों का, कम्युनिस्टों का, इनका गढ़ हुआ करता था। यहाँ पर शिवसेना का नामो निशान नहीं था। इस इलाके को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। अब कोंकण के इलाके में देखिए, यहाँ पर जैसा कि आपको बताया मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग इलाके पड़ते हैं, लेकिन यहाँ का मुंबई महानगर क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा विकसित और शहरी इलाका है, यानी रोजगार के साधन यहाँ पर सबसे ज्यादा है। इसके अलावा जो बाकी इलाके हैं उनमें ज्यादातर ग्रामीण हिस्सा है, जहाँ पर बुनियादी सुविधाओं की भी अभी कमी है, पानी बिजली की समस्या रहती है, कुछ हद तक परिवहन की समस्या भी रहती है और यहाँ से लोग काम करने के लिए मुंबई की तरफ आते हैं और पहले से आते रहे हैं। तो जब 80 के दशक की ये बात हम कर रहे थे, तब वहां पर कांग्रेस का इलाका हुआ करता था। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था इसलिए कहते थे क्योंकि मुंबई से काम करके लोग पैसे मनी ऑर्डर के जरिए अपने इलाकों में, गाँव में, अपने घरों में भेजा करते थे। लेकिन हालात तब बदले जब वहां पर बाला साहेब ठाकरे का प्रभाव बढ़ा। बाला साहेब ठाकरे ने मराठी मानुष भूमिपुत्र का नारा दिया, जिसके बाद पूरी तरह से राजनीतिक स्थितियां बदल गईं। जो इनका मराठी मानुष का नारा जो बाला साहेब ठाकरे ने दिया था, उसके बाद मराठियों को ही रोजगार देने पर जोर दिया गया। यहाँ पर दूसरे राज्यों से भी आते थे लोग, गुजरात से भी आते थे, तो जिनका विरोध हुआ, यहाँ पर दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों से भी आते थे, लेकिन इसका विरोध किया गया और मराठियों को ही रोजगार देने पर इसका अभियान चलाया गया और इससे कोंकण के दूसरे क्षेत्रों से मुंबई में आने वाले लोगों को फायदा हुआ। वो बाला साहेब ठाकरे से जुड़े, शिवसेना से जुड़े और इस अभियान का हिस्सा बन गए
और उनके धीरे धीरे उन इलाकों में जो है शिवसेना का प्रभाव बढ़ता गया। मुंबई में तो शिवसेना का गढ़ माना ही जाता रहा है, यहाँ से तो शुरुआत ही रही है, लेकिन वो कोंकण के दूसरे इलाकों में भी इसके जरिए पहुंची, क्योंकि जो लोग वहां से यहाँ आकर काम करते थे, तो मुंबई की राजनीति का असर, मराठी मानुष का असर उनके ऊपर पड़ता था और वो कोंकण के दूसरे इलाकों को भी प्रभावित करता था। तो ऐसे में धीरे धीरे शिवसेना यहाँ पर फैलती गई, बाला साहेब ठाकरे का असर बढ़ता गया और यहाँ से कांग्रेस खत्म होती गई। और ये आने जो बीतता समय है, आने वाले चुनाव में यहाँ पर शिवसेना को सबसे ज्यादा सीटें आने लगी। मुंबई से तो आती ही थी, यहाँ की 75 में से 36 सीटें तो मुंबई की हैं और इसके अलावा दूसरे इलाकों से भी यहाँ पर आने लगी। पुणे, ठाणे जो है, खासतौर से शिवसेना को यहाँ पर चुनौती देना किसी के लिए भी मुश्किल हो गया। लेकिन हालात तब बदले जब यहाँ से शिंदे जो है पार्टी छोड़कर गए। इससे पहले यहाँ से नारायण राणे भी पार्टी छोड़कर गए थे, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि एक व्यक्ति छोड़कर गया था, थोड़ा डेंट हुआ, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग के इलाके में डेंट हुआ था, लेकिन पूरे इलाके में नहीं हुआ था, क्योंकि सिर्फ एक सांसद गया था, एक नेता गया था। लेकिन जब यहाँ से एकनाथ शिंदे गए, यहाँ पर एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे के 29 में से 20 विधायक चले गए। अब देखिए, शिवसेना उद्धव को जब वो अविभाजित थी 56 सीटें मिली थी, 56 में से 29 जो है कोंकण से ही मिली थी, अब 29 में से 20 चले गए। अब शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए यहाँ पर एक वैक्यूम बन गया है, यानी कि आपके 20 जीतने वाले नेता अब एकनाथ शिंदे के पास चले गए हैं, आपके पास वहां पर नेता ही नहीं है। और इसका असर दिखा लोकसभा चुनाव में, इसका असर उद्धव ठाकरे पर साफ दिखा था कि कैसे सीटें बट गई थी। आप इसकी तुलना कीजिए, विधानसभा और लोकसभा दोनों के आंकड़े देखिए। 2019 के विधानसभा चुनाव में कोंकण की 75 सीटों में से अविभाजित शिवसेना को 29 मिली थी, बीजेपी को 27, अविभाजित एनसीपी को 6, कांग्रेस को 4, सीपीआईएम को 1, बहुजन विकास अघाड़ी को 3 और बाकी सपा, मन से निर्दलीय को मिली थी। इस अब लोकसभा चुनाव की बात करें, बीजेपी को 3, शिवसेना को 3, एनसीपी को 1, शिवसेना यूबीटी को 3, कांग्रेस को 1, एनसीपी शरद पवार को 1। अब जो उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में 29 सीटें लेकर आए थे, वहां लोकसभा आते आते उनको 12 में से सिर्फ 3 सीटें मिली और 3 सीटें एकनाथ शिंदे के पास चली गई, यानी कि बट गई। अगर ये एक साथ होते तो उद्धव ठाकरे समझिए लगभग 6 सीटें ला सकते थे, यानी 12 में से आधी सीटें उनके हिस्से में होती। तो पार्टी बटने का उनको बड़ा नुकसान वहां पर हुआ है। और ये तो लोकसभा चुनाव की बात थी। अब तो यहाँ पर विधानसभा आते आते उद्धव ठाकरे की स्थिति और खराब हुई है, वो और कमजोर नजर आ रहे हैं, जो अघाड़ी में उनके साथ स्थितियां चल रही हैं। लेकिन कोंकण उनके लिए सबसे मायने रखता है और यहाँ पर अब हालात उनके लिए मुश्किल हो गए हैं। लोकसभा के नतीजों के हिसाब से देखें तो 48 विधानसभा सीटों पर महायुति को बढ़त हासिल हुई थी और 27 पर महाविकास अघाड़ी को, यानी कि महायुति यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। और उद्धव ठाकरे इस बीच और कमजोर तो दिखे ही है, जो गठबंधन में उनकी स्थिति हुई है। और शिंदे यहाँ पर देखिए, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत यहाँ पर लगाई हुई है, क्योंकि जो ठाणे का क्षेत्र है वो, उस पर तो इज्जत है एकनाथ शिंदे की, उनका विधानसभा क्षेत्र भी वहीं पर है, कोपरी पंचपाखड़ी जो है वहीं से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इधर तो उद्धव ठाकरे के लिए वर्ली जो है वहीं पर है, आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे को तो साबित ही करना है कि वो उद्धव ठाकरे से अलग होकर बेहतर स्थिति में है। वो शिवसेना को, जो उसके नेताओं को अलग करके लाए थे, वो गिराने के लिए नहीं लाए थे, उनको जिताने के लिए लाए थे। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो है अपनी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। बीजेपी भी यहाँ पर अपने पैर पसार रही है और यहाँ पर जो बीजेपी में नारायण राणे आए, उनकी भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग उनका इलाका माना जाता है। यहाँ पर उनको भी साबित करना है कि वो बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं। उनके दोनों बेटे नीलेश राणे भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। नीलेश राणे जो है वो इस वक्त शिवसेना में शामिल हो गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर सीटें जो हैं वो एकनाथ शिंदे को दी गई है, तो बीजेपी से टिकट ना होने के कारण वो वहां चले गए हैं। तो यहाँ पर बीजेपी ने भी अपना असर बढ़ाया है और वो भी पिछली बार देखिए सिर्फ 2 सीटों से पीछे थी शिवसेना से। 29 में से 29 उसकी थी और 27 सीटें बीजेपी की थी। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस है। यही बात जो है महायुति गठबंधन के पक्ष में जाती है,
कि ये पूरा ऐसा इलाका है जहां पर महायुति की दो पार्टियां अपना असर रखती हैं, और दोनों शिवसेना भी और बीजेपी भी। लेकिन अघाड़ी के साथ समस्या ये है कि वहां पर सिर्फ उद्धव ठाकरे हैं जो इस इलाके पर प्रभाव रखते हैं, और वो भी उनकी पार्टी जो है टूटी फूटी है, उनके पास अब नेता नहीं है। क्योंकि 20 नेता, जैसे कि हमने बात की, 20 नेता यहाँ से चले गए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको नई लीडरशिप बनानी है। ये वो लोग थे जो जीते हुए थे, यानी कि आप इनको पर दोबारा दाव भी खेल सकते थे। अब आपको वहां से नए लोग चुनने हैं, नए पर भरोसा करना होता है, और जो पुराना है वो उसको चुनौती देने लायक भी होना चाहिए। तो बहुत सारी समस्याएं इस वक्त उद्धव ठाकरे के सामने आ रही हैं, इसलिए वो ज्यादातर फोकस मुंबई पर कर रहे हैं। वहां की 36 सीटें हैं कि 75 में से 36 लगभग आधी सीटें हो जाती हैं, तो वो मुंबई की सीटों के लिए इसलिए गठबंधन में लड़ भी रहे थे कि किसी तरह उनको मुंबई की कम से कम 20 से 21 सीटें तो मिले। अगर मुंबई में वो इतने में नहीं लड़ पाएंगे तो फिर वो कोंकण इलाके में अपना प्रभाव कैसे साबित कर पाएंगे, क्योंकि दूसरी जगह से तो उनको इतनी उम्मीदें है नहीं। कोंकण में रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग पर, वहां पर उद्धव ठाकरे के लिए बहुत कम चांस है। यहाँ पर नारायण राणे जो शिवसेना में हुआ करते थे, आपको बताया, वो बीजेपी में चले गए। इसके अलावा थाने पुणे का क्षेत्र जो है वो तो एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है, तो इसलिए उद्धव ठाकरे कोंकण में भी मुंबई में सिमटे हुए हैं। तो यहाँ पर इस पूरे इलाके को, इसके सारे समीकरणों को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के लिए इस वक्त स्थितियां बहुत खराब दिख रही हैं, बहुत टाइट है स्थिति, और महायुति यहाँ पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और अगर लोकसभा को आधार मानेंगे और दोनों के परफॉर्मेंस और दोनों के इस वक्त की स्थितियों को, उनके नेताओं के वहां पर जो वहां पर प्रभाव है उसको देखेंगे, तो लगता है कि महायुति वहां पर 56 से 60 सीटें हासिल कर सकती है। 75 में से करीब करीब 60 सीटें हासिल करने की क्षमता इस वक्त महायुति में दिख रही है, क्योंकि दूसरा पक्ष बड़ा कमजोर नजर आ रहा है। और मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर रोजगार का तो मुद्दा है ही, क्योंकि लोगों को महानगर में जाना पड़ता है, मुंबई में जाना पड़ता है, और इसीलिए अब यहाँ पर एक रिफाइनरी भी आ रही है रत्नागिरी में, रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में होगी, और इससे रोजगार के साधन बढ़ेंगे, तो लोगों को मुंबई या दूसरे इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए महायुति की पार्टियां चाहती है कि रिफाइनरी जल्द से जल्द बन जाए। अभी इसका प्रस्ताव है, लेकिन महाविकास अघाड़ी जो है वो रिफाइनरी के विरोध में खड़ा हुआ है। जो लोग रिफाइनरी का विरोध कर रहे हैं, चाहे जमीन कारण है या दूसरे कारण है, तो महाविकास अघाड़ी जो है इसके विरोध के पक्ष में है। तो अब रिफाइनरी को लेकर भी दोनों गठबंधन आपस में टकरा रहे हैं, और लोगों को चुनना है कि वो रिफाइनरी के पक्ष में जाते हैं, रिफाइनरी के विरोध में जाते हैं, कि लेकिन ये भी वहां एक मुद्दा बना हुआ है। तो कोंकण का इलाका, आप इस विश्लेषण से समझ चुके होंगे कि कोंकण का इलाका इस वक्त महाराष्ट्र के चुनाव में कितना अहम बना हुआ है। और ये इलाका जो है शिवसेनाओं के अस्तित्व का सवाल है, उद्धव ठाकरे की इज्जत का सवाल है, एकनाथ शिंदे को खुद को साबित करना है। तो ये इस इलाके पर बहुत सारे सवाल टिके हुए हैं, और उनके जवाब जो हैं महाराष्ट्र के राजनीतिक स्थिति को, उसकी दिशा को आगे तय करने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।